मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। और जैसा कि पिछले बार जब हम आए थे उस वक्त इलेक्शन का पीरियड था और उसी इलेक्शन के दौरान हमने यहाँ की आवाम से एक वादा करके गए थे कि हम बार बार यहाँ पर आते रहेंगे। आज जो यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं उसके पीछे दो तीन मकसद है। एक तो ये है गोधरा अहमदाबाद से जो कॉर्पोरेटर्स हमारे चुन के आए हैं उनके काम को इन्हें उनको चुन कर दिया था, तो इस तरह से काम कर रहे हैं। उन्हें क्या उनकी दिक्कतें भी समझने के लिए आए थे। दूसरा ये है कि हमारे होटल के बाहर ही हमें रोक दिया गया और आपको ये बताया गया कि आपको डिटेन कर लिया जाएगा अगर वहां पर जाएंगे तो। एक तो ये है कि हमने बाजार खोल के हमको गेट के ऊपर ही मतलब होटल के अंदर ये कहा गया कि अगर आप उस रास्ते के ऊपर भी गए तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा करके। लेकिन हम आप ये बताना चाहते हैं कि अगर ये रीजनिंग अगर है तो हम दोबारा, चूंकि कोरोना का उन्होंने एक रीजन दिया है तो हम बिल्कुल उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते, तो हम दोबारा आएंगे और मिलेंगे। यकीनन आप लोग असद साहब को सुनना चाहते हैं और आपके जो भी प्रश्न रहेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पूछना है तो पूछिए, फिर 1 to 1 भी करेंगे आप। हाँ, तो फिर आपके ऊपर एक कुछ सवाल कर लीजिए, फिर 1 to 1 कर देंगे। आप पूछिए जो पूछना है। ये बताइए कि आप अतीक अहमद को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अतीक अहमद आपकी पार्टी में जुड़ने से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में कैसा मैसेज जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। देखिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 37% MLAs के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ही खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया, क्रिमिनल केस को, और दूसरा उन्होंने एक केस में अब प्रोसिक्यूशन की इजाज़त नहीं दी। तीसरा ये है कि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश से उनके एक सांसद हैं जिनका नाम आपको याद होगा, प्रज्ञा ठाकुर है, जिन्होंने गोडसे की तारीफ की और हेमंत करकरे को श्राप दिया था, बदुआ दी थी। तो हमारा मानना यह है कि, और फिर उत्तर प्रदेश के आप सवाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 77 क्रिमिनल केसेस, 7 बीजेपी के लीडर जिसमें मौजूदा अभी प्रेजेंट MLAs हैं जो मुजफ्फरनगर कांड में उनके ऊपर केस हुआ था, उसको विड्रॉ कर लिया। तो अतीक अहमद के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर इलेक्टोरल लॉ के तहत वो अभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर कोर्ट उनको कुछ फैसला देता है तो जब यकीनन देखेंगे, मगर अभी तो कोर्ट फैसला नहीं दिया है। और जिस तरह दूसरों पर भी क्रिमिनल केसेस है, इन पर भी क्रिमिनल केसेस है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मगर होता क्या है कि अगर किसी का नाम अतीक हो गया या मुख्तार हो गया तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का मामला हो जाता है। ये फर्क। आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की इंक्वायरी करने वाली भी पूछताछ करने वाली है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो लोग फेस करेंगे। मुझे यकीन है कि ये तमाम लोग जिम्मेदार लोग हैं और फेस करेंगे। फेस करते आ रहे हैं इतने साल से, तो ये भी फेस करेंगे। एक और सवाल है, केरला म्युनिसिपल पोल्स के अंदर SDPI और लेफ्ट का अलायंस हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम अहमदाबाद में तो हमारा किसी से अलायंस नहीं हुआ। केरला की बात नहीं, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, मेरे को क्या करना है उसमें। सर, आगे ये क्या प्लानिंग है 2022 इलेक्शन के लिए? गुजरात में पहली बार असेंबली इलेक्शन है। हमारे प्रेसिडेंट साबिर भाई हैं, सिटी प्रेसिडेंट भी यहाँ बैठे हैं और पूरे हमारे जिम्मेदार कॉर्पोरेटर्स भी हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर अपने जो हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं उनसे मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और अभी इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बताया कि हम लोग आने वाले आज से 12-13 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे गुजरात में, उसमें हमारी पार्टी हिस्सा लेगी। कितने सीट पर लड़ेगी ये साबिर भाई तय करेंगे, मगर हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। हमारा बहुत से असेंबली सीट्स को साबिर भाई ने आइडेंटिफाई भी किया
और वहाँ पर हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और आज हम सुबह में थोड़ी देर के लिए दरियापुर विधानसभा के 2 मुकामात पर जाकर वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात भी किए। तो ये तैयारी चल रही है। अभी जो गुजरात असेंबली आने वाली है, आपने कोई एक फिगर फिक्स किया है कि 25 सीट 50 सीट या 182 सीट पे लड़ेगी? नहीं, ये अभी तो मैं अभी मैडम के सवाल के जवाब में ये कहा कि कितने विधानसभा की सीट पर लड़ेंगे, इसका फैसला हमारे गुजरात यूनिट के सदर साबिर भाई और हमारे जिम्मेदार करेंगे, और जब वो हो जाएगा तो आपको बताएंगे। मगर विधानसभा बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे जरूर। क्या हिंदू बहुल इलाकों में भी इस बार उम्मीदवार खड़े करेंगे? जरूर, क्यों नहीं खड़ा करेंगे भाई। वोट आपको सबका लेना है ना, क्यों नहीं लेना? वोट आपको, हर वोटर का वोट हासिल करना है आपको, तो यकीनन खड़ा करेंगे। और महाराष्ट्र में हम इलेक्शन लड़े, झारखंड में लड़े, बिहार में लड़े, तेलंगाना में लड़ते हैं, कर्नाटक में लड़ते हैं, अब यूपी में लड़ेंगे दूसरी मर्तबा। तो यकीनन सब समाज के लोग हमसे वाबस्ता हैं, उनको टिकट देंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। यूँ कहा जा रहा है कि वोट पोलराइजेशन के लिए आप लोग आए हैं, और खासतौर से सिर्फ 3 एमएलए हैं गुजरात में मुस्लिम, अब वो भी नहीं बचेंगे अगर आप लोग नहीं। ये 3 क्यों बचे खाली? 3 तो नहीं बचना चाहिए था ना, 3 को कम से कम 10 होना था, 11 होना था। ये बात का जवाब नहीं देते। 1984 से गुजरात में कोई मुस्लिम एमपी नहीं कामयाब हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? तो ये तो खैर इनका ये पुरानी आदत है कि बस वो बोलते ना, कहावत क्या है कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। तो ये हर जगह जहां मैं जाता हूं तो इनको लगता है मुस्लिम वोट। कभी ये तो बता दो कि भाई तुम हार क्यों रहे हो गुजरात में? तुम मुस्लिम वोट की वजह से हार रहे हो या नॉन मुस्लिम वोट की वजह से हार रहे हो? तुम्हारा एक भी सांसद नहीं जीता 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में, और फिर आपको ये बात बोलने का हक कैसे हासिल है? तो ये चलता है, ये लोग बोलते रहते हैं ऐसा। दरियापुर विधानसभा के विधायक एक दिन पहले आप अति के मत से मिलने जा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में छपा दिया कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो हम ए टीम हो चुके हैं, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो ए टीम हो चुके हैं। और इनके लीडर जिनका नाम राहुल गांधी है, वो अपनी आबाई सीट अमेठी में हार गए। कैसा हारे? अगर इनको थोड़ा समझ है तो बता दें क्यों हारे। वहां तो हमारा कैंडिडेट नहीं था। इतनी बड़ी सीट अपने पूर्वजों की हार गए, और वायनाड से जीतते हैं वहां पे इसलिए कि वहां पर 35% के करीब माइनॉरिटी वोटर था, तो वहां जीत जाते हैं। तो अब ये इनको कैसा है ना कि हमको देखते कि इनको टीम याद आती है, इनको बी टीम, कभी ए टीम, कभी वोट कटवा। तो खैर कोई बात नहीं, हमको इससे परवाह नहीं करती। जनता देख रही है, आवाम देख रही है, और इसका फैसला करेगी। 2022 में आप किस सीट पर गुजरात में इलेक्शन लड़ेंगे? अभी मैं जो सवाल आप लोग कर चुके हैं, दोबारा आप करने से आपका वक्त खराब होगा। इसका फैसला साबिर भाई करेंगे, हमारे गुजरात की यूनिट के जिम्मेदारान करेंगे और आपको बताएंगे। रोजी साहब, एक आरोप ये लगता है कि जहां पर ओवैसी जाते हैं वहां पर बीजेपी को कम्युनलिज्म की राजनीति करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये इम्तियाज जलील है, जानते हैं ना आप इनको, आप ही के बरादरी से थे, 18-19-20 साल थे ना आप, 24 साल जर्नलिस्ट थे। तो इन्होंने औरंगाबाद में जो शिवसेना के एमपी को हराया, वो 21 साल का शिवसेना का एमपी था। ये सब लोग, बड़े लोग, बहादुर लोग तो नहीं हरा पाए, हम कमजोर लोग हरा दिए, उसको शिकस्त दे दिए। अब उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात यह है कि 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े। हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने बीजेपी को हराया। दूसरा, औरंगाबाद शिवसेना को शिकस्त दी। और बिहार में किशनगंज, जहाँ पर हमारे मौजूदा एमएलए और स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली ईमान को 3 लाख वोट मिले, जेडीयू को 3,25,000, कांग्रेस को 350।
तो भाई 3 सीट अगर मैं लड़ता हूं तो बीजेपी 300 जीत जाती है, तो अगर मैं 10-15 लड़ूंगा तो क्या बीजेपी पूरी 500 जीत जाएगी क्या? कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग? भाई आप ही के गुजरात के एमएलए कांग्रेस के वो बीजेपी में भाग गए, तो मुझसे पूछ कर गए थे क्या? कर्नाटका में भाग गए, हर जगह उनको छोड़ के भाग रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इनका ये जो आरोप लगाते हैं ये बिल्कुल हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है उसका। बीजेपी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ है, कौन कह रहा है बीजेपी के खिलाफ नहीं है? पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल लाया गया, जिसमें दिल्ली में बैठकर एक एनआईए का इंस्पेक्टर अहमदाबाद में किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट लिख देगा। उस बिल की तारीफ कांग्रेस की, अमित शाह बिल मूव किए 2019 में, कांग्रेस ने उसकी तारीफ की, राज्यसभा में उन्होंने तारीफ की। कौन कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है? तो ये हकीकत है, ये इनका रिकॉर्ड हम बता रहे हैं पार्लियामेंट में आपको। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने एलिगेशन लगाना लगाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो, मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है, और लगाइए, हम मुकाबला करेंगे, फेस करेंगे। इनको पूछने लिए नहीं पूछे। योगी साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद की जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है उसे इस बार खत्म कर देंगे। तो वो अब्बाजान क्यों बोलते हैं? पिताजी बोलना चाहिए था ना उनको। अब्बाजान क्यों बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स। और उन्होंने जो किताब अपना वो रिकॉर्ड बताया, झूठ है वो। 33 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ का नाम पोर्टल पर है। 2020 फरवरी में उनका मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 33 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ के नाम है जिनको नौकरी की जरूरत है। सीएमआई का डेटा है कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तर प्रदेश में। अब गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी तो तुष्टीकरण था क्या? वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो क्या तुष्टीकरण था? नदी के किनारे लोगों को लकड़ी नहीं मिली अपने वालिद को, अपनी माँ को, अपने भाई को, बेटे को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, तो जमीन में दफना दिए तो कुत्ते लोच कर खा रहे थे, तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति थी वो? कौन सी बात कर रहे हैं वो? तो ये इनका रिकॉर्ड है। योगी ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसमें कहा है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में सुनिए, योगी के रिपोर्ट कार्ड में पढ़ा हूं उसको पूरा। हम योगी से ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 में एक घर बताओ मुसलमान का, एक घर, सिर्फ सैंक्शन छोड़ो, एक घर जो तुमने दिया बताओ मेरे। हाईएस्ट इलिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में मुसलमान का है। हाईएस्ट 5 साल और 15 साल के दरमियान मुसलमान का ड्रॉप आउट रेट है 59-60% करीब है। उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है। क्या बात कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश का जो इतना डेवलपमेंट का रिकॉर्ड जो बता रहे हैं, आपको मालूम 4 लाख बच्चे पूरे भारत में, ये हमारे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा ने जवाब दिया, 9 लाख है। 4 लाख उत्तर प्रदेश में एक्यूट मेल नरिश चिल्ड्रन है, 4 लाख। कौन सा रिकॉर्ड है ये? कौन सा रिकॉर्ड है बताइए आप? ये तो गवर्नमेंट का डेटा है। जितने करीब 1400 डॉक्टर्स के वैकेंसीज हैं, पार्लियामेंट में जवाब दिया गया 2019 में इन पीएचसीज में। तो ये इनका रिकॉर्ड है। कह रहे हैं कि 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। झूठ। एनसीआरबी का डेटा है, 1000 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम, एनसीआरबी का डेटा कह रहा हूं, देख लो आप, 2019 एनसीआरबी का डेटा। बाबा ये समझते हैं कि हम लोग सब थम्स अप हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उतना नहीं, उनकी तरह काबिल नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। सर हाल ही में गुजरात के सीएम ने इस्तीफा दिया। अभी 1-on-1 करना है, सोच लीजिए, फिर देर ना हो जाए। हाँ, पूछ लिए। इस्तीफा दिया, विजय रूपाणी ने
गए अचानक से? मेरे को अमित शाह साहब से पूछना है कि क्या वो झूठ कहा था उन्होंने कि विजय रूपानी ने कोविड में अच्छा काम किया था? फिर यहाँ पर आप ही के कोई जर्नलिस्ट ने लिखा तो उसको 120B लगा दिया गया उसके ऊपर। अमित शाह साहब को जवाब देना है कि जब आप तो उसको सर्टिफिकेट दे दिए थे रूपानी साहब को कि बहुत गैर मामूली काम किया, फिर क्यों हटाए उसको? अच्छा, हटाने के बाद जो बीजेपी की तरफ से सिलेक्टिव लीक किया गया कि रूपानी को हटाने का मकसद ये था कि वो कोविड में काम नहीं करे, तो फिर सच कौन बोल रहे हैं, झूठ कौन बोल रहा है? उनकी पार्टी का डिसीजन है, वो किसी को उठाते किसी को बिठाते, उनका काम है। बट जब होम मिनिस्टर और अमित शाह तो गुजरात के बहुत बड़ा नेता है, उनका अहमदाबाद के उनका यहाँ के सांसद भी हैं, तो उनको जब वो खुद सर्टिफिकेट दिए उसको उनको हटा दिए, नहीं मालूम क्या क्या चक्कर है। ठीक है, थैंक यू।